आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कॉलिजन के ऊपर कि कॉलिजन क्या होता है और किस तरीके से हम लोग कितने टाइप के कॉलिजन सीखेंगे और इसमें क्या क्या चीजें कंजर्व रहेंगी, क्या क्या चीजें कंजर्व नहीं रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम लोग टॉपिक जो आज का है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। कलर यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, कॉलिजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कॉलिजन पे बोला जाता है एक बात कि बेसिक जो बातें हैं कॉलिजन के बारे में वो थोड़ा अच्छे से आप समझिएगा। सपोज कीजिए कि ये एक बॉल है और इसका कुछ मास है m1। ठीक है, ये एक बॉल है जिसका मास है m1। ये जा रहा है, ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से। अब मैं बोलूंगा कि ये जा करके यहां पे एक दूसरा बॉल था जिसका मास है m2। अब ये बॉल रेस्ट में भी रह सकता है। अगर सपोज ये बॉल रेस्ट में था और इसने इसको टक्कर मारा तो क्या क्या चीजें हुई, इन चीजों को हमें समझना है। अगर मैं बोलूं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट ए हुआ और दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ बी, इन दोनों के बीच में टक्कर होने वाला है ए और बी के बीच में। तो आप अगर आउटसाइड से ऑब्जर्व करो और बोलो कि एट द इंस्टेंट ऑफ द कॉलिजन अगर इन दोनों को एक मैं सिस्टम मान लूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम विल बी जीरो। जैसे ही ये बात मैं बोलूंगा एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, मतलब डेल्टा पी विल बी जीरो, मीन्स पी विल बी कंजर्व्ड, पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल। तो हमें एक बात समझ में आई कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कॉलिजन की, तो कॉलिजन में एक बात अच्छे से हम समझ लेंगे कि यहां पे क्या होगा। कॉलिजन के वक्त हम इस चीज को समझेंगे कि जब चीजें आपस में टक्कर होती हैं तो टक्कर के दौरान जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है वो कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता। यहां पे काम क्या करता है, टक्कर होते वक्त इनका इंपल्सिव फोर्स और वही इंपल्सिव फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं। तो जब इंपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है। सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो बोलता है कि इफ एफ एक्सटर्नल और एफ नेट विल बी जीरो देन डेल्टा पी विल बी जीरो और पी इनिशियल जो होगा वो पी फाइनल के बराबर होगा। अब कॉलिजन में इंटरनल लेवल पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। पहले कॉलिजन को समझेंगे, फिर इसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। अब टक्कर कितने प्रकार के होंगे और कैसे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग समझते हैं। सपोज कर लो ये हमारा अर्थ सरफेस है और जिसको फॉर टाइम बीइंग हमने मान लिया है, ठीक है, स्मूथ है। यहां पे एक बॉल है ए, इसका मास होगा, मास को आप ma बोल सकते हो, वेलोसिटी को आप इनिशियल वेलोसिटी ua बोल सकते हो जिससे ये जा रहा है। यहां पे एक दूसरा बॉल है b, इसका भी अपना कुछ मास होगा, mb बोल दो, और ये भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ub। ठीक है, नोटेशन आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको 1 भी ले सकते हो, इसको 2 भी ले सकते हो, a और b भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब सुनिएगा, अगर ये वाला बॉल जा रहा है और ये भी मूव कर रहा है, मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में टक्कर कब होगा, तो आप कॉमन सेंस के बेसिस पे क्या बोलोगे? सर, अगर UA विल बी ग्रेटर देन UB देन मैं बोल पाऊंगा कि टक्कर होगा। अगर A की वेलोसिटी बड़ी हो गई B के वेलोसिटी से तो A B को जाकर के टक्कर मार देगा। मतलब कॉलिजन होने के लिए एक कंडीशन इस एग्जांपल में हमें समझ में आया कि A की वेलोसिटी अगर बड़ी हो गई B से तो इनके बीच में
कॉलिजन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होता है, जब ये मेरा ब्लॉक है ए और दूसरा ब्लॉक कलर चेंज करके बनाता हूं, ये मेरा ब्लॉक है बी। जब टक्कर होती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसने क्या किया, ए ने बी के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, सिमिलरली बी ने भी ए के ऊपर एक फोर्स ऐसा लगाया। ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे को डिफॉर्म करना चाहते हैं कि इनके शेप एंड साइज में बदलाव आ जाए। आप इस बात को समझ सकते हो कि जब इनके बीच में टक्कर हुआ होगा तो ये चाहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी डी, टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि यूए जब ग्रेटर देन यूबी हुआ तो ए ने बी को जाके टक्कर मारा। अब उस क्षण पे अगर मैं चीजों को समझूं तो मुझे समझेगा कि ए ने बी के ऊपर एक फोर्स लगाया, सिमिलरली बी ने भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाया। अब क्या हुआ, नोटेशन देना चाहते थे तो ऐसा बोल सकते थे, एक पे फोर्स F1 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में लगा। अगर आप बोलते थे बी पे कितना लगा तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो इस डायरेक्शन में लगा। मतलब पहले ने दूसरे पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, जबकि बी ने ए के ऊपर डायरेक्शन लेफ्ट में फोर्स लगाया। ये दोनों फोर्सेस मेरे इंपल्सिव फोर्सेस हैं, लार्ज अमाउंट के फोर्स हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगेंगी। फिर क्या हुआ होगा, आगे की कहानी। अब क्या होता है, जब ये टक्कर होता है तो टक्कर के दौरान ये दोनों एक दूसरे को डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब सपोज कर लीजिए कि इसका शेप यहां से ऐसे हो गया और इसका शेप ऐसा हो गया, मतलब एक दूसरे को डिफॉर्म करने की कोशिश किए और डिफॉर्म करते करते कुछ ड्यूरेशन तक ये लोग क्या किए हैं, साथ में चले हैं। कुछ ड्यूरेशन तक जब ये साथ में चले हैं तो उसी टाइम का नाम हमने दिया है टीडी, जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। आगे समझिए, हर जिस मटेरियल से ये दोनों बॉल बने हैं उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसका अपना मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में आपने जो कंचा खेला होगा, जो गोली हम लोग खेलते हैं, अगर उसमें इन दोनों गोली जो मेरी हैं कांच की हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं मार्बल्स की हैं, तो इनके बीच में जब टक्कर होगा तो डिफॉर्मेशन ना के बराबर होता है, ठीक है। बट अगर यही बॉल जो है स्पॉन्ज बॉल की आप बात करें तो इनके बीच में क्या होगा, डिफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि हर मटेरियल की अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कुछ चीजें क्या होती हैं, इजिली डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, कुछ चीजें बहुत स्ट्रांग होती हैं। जैसे सपोज करो आप आयरन का बॉल है तो उसको डिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अब हमें समझ में आया कि कुछ देर तक जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, एक दूसरे के शेप और साइज को बदलने की कोशिश किए और कुछ देर तक साथ चले, उसे हमने बोला टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। चूंकि ये बॉल जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो अपने शेप एंड साइज को फिर से ओरिजिनल शेप में ला दे, तो ये क्या करेगा, अपने आप को ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करेगा। मतलब जो ये यहां पे डिफॉर्म हो गया था वो कोशिश करेगा फिर से वो इस शेप में ही आ जाए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहां पे जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल ऐसा हो जो अपने आप को कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज में ला दे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि ये दोनों बॉल किस मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। अब जाकर के इस प्रोसेस का नाम हुआ रेस्टिट्यूशन, जिसमें अपनी शेप एंड साइज को फिर से लाने की कोशिश की जाती है। अब इस कुछ देर तक इसके साथ भी वो चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं
टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन, फिर जाके फाइनली क्या होता है ये समझिए। मतलब अगर मैं कॉलिजन बोलूं तो कॉलिजन के अंदर में एक्चुअल में दो पार्टें हुई। अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ कॉलिजन तो एक होगा इट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन प्लस टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन। मतलब कॉलिजन का जो टाइम है, इंपैक्ट का जो समय है, जो कि अपने आप में बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन फिर भी वो दो चीज का एडिशन होगा, एक डिफॉर्मेशन का और एक रेस्टिट्यूशन का। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा ए है, ये बी है। आप खुद से बताओ इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जिससे कि ये एक दूसरे से अलग हो जाएं। आप सोच करके देखिएगा तो आपको समझेगा कि ए और बी एक दूसरे से अलग तभी होंगे जब ए की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाए बी की वेलोसिटी से। अगर आप नोटेशन 1 2 यूज करेंगे तो v1 शुड बी लेस देन v2। जैसे ही v1 छोटा हो जाएगा v2 से, दोनों के बीच में सेपरेशन होता चला जाएगा और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से फिर मूव कर रहे होंगे। क्योंकि अगर v1 v2 के बराबर होता तो ये दोनों साथ साथ मूव करते। अगर v1 बड़ा होता v2 से तो ये a फिर b को टक्कर मारता। इसलिए दोनों को अलग होने के लिए ये जरूरी है कि a की वेलोसिटी कम हो जाए और b की वेलोसिटी हमारी क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए। मतलब हमें समझा कि कॉलिजन की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा उसके अंदर का इंटरनल प्रोसेस है जिसमें इस तरीके से कॉलिजन होगा। मतलब हमें बात समझी, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, उनके अपने अलग अलग मास होंगे, उनकी अपनी अलग अलग वेलोसिटी होगी। अगर पीछे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो आगे वाले ऑब्जेक्ट को जाके टक्कर मारेगा। टक्कर के वक्त ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। अब यहां पे जो फोर्सेस हैं आप देख सकते हैं कि ये फोर्सेस अगर इन दोनों को एक साथ एक सिस्टम मानूं तो ये फोर्सेस इंटरनल टू द सिस्टम है, ये कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होगा और इनिशियल जो मेरा मोमेंटम है वो फाइनल के बराबर होगा। इसलिए बोला जाता है कि दिस फोर्सेस आर इंटरनल टू द सिस्टम। फिर इसके बाद क्या होगा, एक प्रोसेस होगा डिफॉर्मेशन का और एक प्रोसेस होगा रेस्टिट्यूशन का। फिर इसके बाद फाइनली दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हो जाएंगे विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अब हमें समझा कि ये आगे दोनों अलग अलग जो होंगे इसमें भी जिस मटेरियल से बने हुए हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें आज सिंपल एक बात समझ में आई कि कॉलिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे और कॉलिजन में क्या क्या प्रोसेस होगा। अब बात आती है कि ये कॉलिजन जो होता है ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जनरली दो टाइप हमको सीखने हैं। मतलब कॉलिजन की अगर टाइप की बात करूं तो पहले हमने कॉलिजन डिफाइन किया, दूसरे में टाइप। एक को बोलते हैं डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और एक को बोलते हैं ऑब्लिक इंपैक्ट। ऑब्लिक इंपैक्ट सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, इनका क्या मतलब है इसका समझिएगा। डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, जिसको कई बुक में, अलग बुक अगर आप देखेंगे तो वहां इसका नाम जो है वो हेड ऑन कॉलिजन के नाम से भी दिया गया है। आप इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन कॉलिजन। दूसरा जो है ऑब्लिक इंपैक्ट को ऑब्लिक कॉलिजन के नाम से भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कॉलिजन बोलूं या इंपैक्ट बोलूं, बात सेम आपको समझ में आनी चाहिए। अब डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट क्या है, ये बोलता है अगर इंपैक्ट से पहले की वेलोसिटी और इंपैक्ट के बाद की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है तो आप बोल सकते हो ये डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट है। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, या ज्यादा बेटर वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो आप बोलेंगे लाइन ऑफ इंपैक्ट। लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर सेम रहा, यहां पे अगर आप देखें तो आप एक बात समझेंगे,
यहां पे इसकी वेलोसिटी ऐसी थी इंपैक्ट से पहले, और इंपैक्ट के बाद भी यही लाइन रहने वाला है, मतलब सेम लाइन की बात हम कर रहे हैं। तो हम बोल पाएंगे कि ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, ये एग्जाम्पल अपने आप में कैसा एग्जाम्पल था, ये डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट का एग्जाम्पल था। तो ये कैसा है, डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो कॉलिजन है, इस कॉलिजन को कुछ लोग बोलते हैं हेड ऑन कॉलिजन के नाम से। ठीक है, हम बोलेंगे कि आमने सामने से टक्कर हमारी हो रही है। अब सुनिएगा, जब यहां पे हम लोग बात करते हैं कि चीजें हमें समझ में आ गई कि कॉलिजन जो है वो एक हो गया डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, दूसरा जो है ऑब्लिक इंपैक्ट। इसमें क्या होता है, सपोज इस तरीके से हमारी चीजें जा रही हैं, लेकिन आफ्टर इंपैक्ट ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएं, तो मैं बोलूंगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम नहीं रहा, इसलिए इस इंपैक्ट का नाम हो गया ऑब्लिक इंपैक्ट। मतलब अब दो टाइप के कॉलिजन आपको समझ में आए, एक डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और दूसरा ऑब्लिक इंपैक्ट। आप इस चीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं क्रिकेट से, और दूसरा है कैरम बोर्ड से। एग्जाम्पल वन बाय वन समझिएगा। सपोज यहां पे है और आपने यहां से हिट किया, तो कई बार आपने देखा होगा कि ये डायरेक्ट इसी लाइन के अलोंग जाता है और फिर रिबाउंड होके इसी में फिर से वापस आ जाता है। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा जो इंपैक्ट है ये डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट हुआ, क्योंकि ये मेरा गया यहां से डायरेक्ट, वेलोसिटी का डायरेक्शन यही लाइन थी, लाइन ऑफ इंपैक्ट यही था, और एग्जैक्टली रिबाउंड होके आ गया यहीं पे, मतलब मेरी लाइन ऑफ इंपैक्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। सो इसमें मैं बोल पाऊंगा कि दिस इज डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट। या दूसरा एग्जांपल लें, अगर क्रिकेट का एग्जांपल लेंगे तो आपने देखा होगा ये बॉल जा रहा है, ये जाता गया और बैट्समैन यहां से डायरेक्टली इसको हिट किया, ऐसा हिट करता है कि एकदम एग्जैक्टली इसी लाइन में ये वापस चला आता है। तो ऐसे कॉलिजन को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और हेड ऑन कॉलिजन। दूसरा एग्जांपल समझिए, कैरम वाले में ही आपने यहां से इसको हिट करने की कोशिश की, और जैसे ही आपने हिट करने की कोशिश की, ये क्या होने वाला है कि यहां पे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां से आपने इसको हिट किया और हिट करने के बाद ये यहां से रिबाउंड इस डायरेक्शन में हुआ, तो अभी जो लाइन मेरी थी वो डिफरेंट हो गई। मतलब मुझे समझा कि यहां पे ये इधर से यहां गया और फिर यहां से वो यहां आ गया, मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट इस बार मेरा सेम नहीं रहा, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा है ऑब्लिक इंपैक्ट है। इसी बात को क्रिकेट में अगर समझेंगे तो आप बोलेंगे कि यहां से बॉलर ने बॉलिंग की और बैट्समैन ने, धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट ले लिया और इसको घुमाते हुए इधर मार दिया, तो अभी जो मेरा डायरेक्शन है वो और पहले वाला दोनों अलग अलग हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरा ऑब्लिक इंपैक्ट और ऑब्लिक कॉलिजन हुआ। मतलब हमें बातें समझ में आई कि आज हमने जो सीखा इसमें ये बातें समझी कि कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, फिर हमने सीखा कि कॉलिजन कितने टाइप का होगा। अगर कॉलिजन की बात करें तो ये कॉलिजन कितने डिफरेंट टाइप्स में हमें देखने को सीखने को मिलेगा। तो दो हैं, एक डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और हेड ऑन कॉलिजन, और दूसरा ऑब्लिक इंपैक्ट और ऑब्लिक कॉलिजन। तो दो बातें हमें यहां पे समझ में आ गई। अब कुछ बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सोच करके आंसर दीजिए। क्या कॉलिजन के लिए, टक्कर के लिए दो ऑब्जेक्ट का टच होना जरूरी है? आंसर यस या नो? यस सर। ओके, मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी फॉर द कॉलिजन। एक ऑप्शन होगा यस, दूसरा ऑप्शन होगा नो। क्या फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है कॉलिजन के लिए? ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूंगा जरूरी की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। कई ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे जहां पे विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के भी कॉलिजन होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए वो केस कहां पे आया था। मॉडर्न में हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो वहां पे हमने बात की थी अल्फा स्कैटरिंग प्रिंसिपल की। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट अगर याद होगा तो रदरफोर्ड मॉडल की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने क्या बोला,
जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया तो यहाँ पे ये मेरा न्यूक्लियस पे ये था, ये यहाँ पे आया, ये इसको टच नहीं किया, जो मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है इसकी वजह से यहाँ आया और फिर यहाँ से रिबाउंड कर गया। और यहीं पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, अगर आपको याद होगा तो। मतलब हमें समझ में आया कि अगर मैं बोलूं कि कॉलिजन के लिए फिजिकल टच जरूरी है तो आंसर विल बी नो, नॉट एट ऑल। हाँ, इन जनरल जो हम लोग एग्जाम्पल अभी तक लिए हैं इसमें हमें दिखा है कि फिजिकल टच हो रहा है, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि फिजिकल टच होना ही चाहिए कॉलिजन के लिए। सो हम लोग बोल पाएंगे कि कॉलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। ठीक है, अब इसको आप जाके देखेंगे तो इसको दूसरे टर्म्स में हम लोग सीखते हैं स्कैटरिंग के नाम से। ठीक है, तो जहां पे फिजिकल टच हो रहा है ये सारे एग्जाम्पल हैं, बट नेसेसरी के तौर पे क्वेश्चन अगर पूछे तो आंसर होगा नहीं। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये अल्फा स्कैटरिंग प्रिंसिपल वाला आप दे सकते हो, ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने सीखा था, ये बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखता है। ठीक है, तो कॉलिजन हम लोगों ने समझ लिया। कॉलिजन के बाद हम लोगों ने सीख लिया कि किस तरीके से टक्कर होंगे, ये जो मेरे इंपैक्ट हैं ये कितने टाइप के होंगे, इसमें भी हमने चर्चा कर ली कि डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट होगा या ऑब्लिक इंपैक्ट होगा, और इनके एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात आती है कि इतनी चीजों के बाद आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोगों के कॉलिजन टॉपिक में आगे का पार्ट हम लोग कर रहे हैं। कॉलिजन, ठीक है, अब समझिए। एग्जाम्पल अगेन वही रख रहा हूं जिससे कि हम लोगों को डेरिवेशन करने में आसानी हो। ये मेरा 1 है जिसका मास m1 है, इट इज मूविंग विद द स्पीड u1। ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, इट इज मूविंग विद स्पीड u2। किसी बच्चे का माइक ओपन है, काइंडली बंद कर लें। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में टक्कर हुआ। टक्कर के बाद ये 1 है, ये 2 है, ये मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ये इस पोर्शन को आप लिखना चाहें तो ये आपका हो गया बिफोर कॉलिजन। ठीक है, और ये इसको आप बोल सकते हैं, ये केस आपका है आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन ऑब्जर्व करने वाली बात है, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। आफ्टर कॉलिजन आपने देखा v1 इज लेस देन v2। यहां पे एक टर्म डिफाइंड होता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। स्मॉल ई से डिनोट होगा। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये बोलता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सुनिएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब टक्कर हो गया तो टक्कर के बाद ये दोनों अलग अलग हो रहे हैं। किस वेलोसिटी से अलग हो रहे हैं उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यूज अगर मैं बोलूं तो मेरे पास सिंपली जो आएगी वो आ जाएगी v2 माइनस v1 से वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब टक्कर से पहले u1 जो था वो किस वेलोसिटी से सेकंड वाले को u2 को अप्रोच कर रहा था, दैट इज नथिंग बट u1 माइनस u2। तो यहां एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, v2 ग्रेटर देन है v1 से, इसका मतलब है कि v2 माइनस v1
विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब ये हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। सेम वे में u1 बड़ा है u2 से, तो u1 माइनस u2 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये भी मुझे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यूज देगा। और अगर मैं दो पॉजिटिव का रेशियो की बात करूं तो ये मुझे हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। सो एक बात मुझे समझ में आया कि ई की वैल्यूज ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव मिलने वाली। मैथमेटिकली ई लाइज करता है 0 और 1 के बीच में। इसकी वैल्यूज आप चाहें तो यहां पे इक्वलिटी भी दे सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है 0 के और 1 के। सो ई जो है हमेशा लाइज करेगा 0 एंड 1 के बीच में। अब सुनिएगा, जब मैंने बोला कि ई के बारे में, तो ई क्या होता है, हमने इसको बोला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है मेरा, ये है v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, u1 माइनस u2। अब v2 बड़ा है v1 से, u1 बड़ा है u2 से, तो ये वैल्यूज हमेशा मुझे मिलने वाली है पॉजिटिव। और ये वैल्यूज मैथमेटिकली लाइज करती है 0 से 1 के बीच में। बट अगर हम लोग फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें कि ई जो होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड किया एक्चुअल में, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज है। मतलब ई जो है इसके बारे में मैं बोल सकता हूं, ये जिस मटेरियल से मेरा ये बना हुआ है 1 और 2 बॉल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है, तो ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। इसीलिए पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि जब इनके बीच में कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद ये साथ साथ मूव करेंगे, या ये ज्यादा तेजी से मूव कर जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, या उनका डिफॉर्मेशन कितना होगा, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मटेरियल के ऊपर कि किस मटेरियल से ये बने हुए हैं। सो हमने बोला कि E इज द मटेरियल डिपेंडेंट। दूसरा, E इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। एक बात यहां पे समझना जरूरी है और स्टार करके कहीं आप लिख लीजिएगा। अब जैसे हमने बोला कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं, अगर पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये टक्कर मारेगा, फिर इनके बीच में क्या होगा, टक्कर के दौरान डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन के बाद में रेस्टिट्यूशन होगा, और रेस्टिट्यूशन के बाद में दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और फिर ये v1 जो होगा ये लेस देन हो जाएगा v2 से, और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन, जब ये दोनों एक दूसरे से रेस्टिट्यूशन के फेज में जाने वाले होंगे, मतलब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के स्टेज में दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे कि ड्यूरिंग द कॉलिजन, वर्ड पे ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द कॉलिजन एट द इंस्टेंट ऑफ द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, what is the velocity of the both object, आंसर विल बी सेम। मतलब जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रहा होगा तो दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी, सेम वेलोसिटी होगी। उसके बाद ये चले जाएंगे रेस्टिट्यूशन के फेज में, एंड फाइनली ये अलग अलग हो जाएंगे। और ये प्रोसेस बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है। तो कोलिजन की बात हमने की, कोलिजन में हमने समझा कि रेस्टिट्यूशन भी आएगा, डिफॉर्मेशन भी आएगा, टोटल टाइम ऑफ कोलिजन भी आएगा, और ई हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यूज v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होगी। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से 1 के बीच में लाइज करेगा, ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा जिसके ये ऑब्जेक्ट और ये बॉल बने हुए हैं। तो एट द इंस्टेंट ऑफ द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, वेलोसिटी ऑफ बोथ शुड बी सेम। उस वक्त दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होती है। अब अगला पार्ट सुनिएगा। हमें समझ में आया कि ठीक है, कोलिजन हमारा क्या है, कोलिजन कितने टाइप के होंगे, डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और ऑब्लिक कोलिजन की बात हम लोग करेंगे। अब इस ई के बेसिस पे
डिफाइंड किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉलिजन। मतलब बोला गया कि यहां पे जब आप बात कर रहे हैं तो ई की वैल्यू अगर 0 होगी तो उसको अलग टाइप का बोला जाएगा, ई की वैल्यू अगर 1 होगी तो उसको अलग टाइप का बोला जाएगा, और अगर ई 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यूज होगा 0.8, 0.5, 0.6 कुछ भी, तो उस टाइप के कॉलिजन का नाम कुछ अलग होगा। मतलब एक्चुअल में देखिए तो अब यहाँ पे 3 चीजें होने वाली हैं जो हमें समझा, या तो ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, या तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, या फिर ई जो होगा 0 और 1 के बीच में लाइज कर जाएगा। इन्हीं के बेसिस पे 3 अलग टाइप की चीजें हम डिफाइन करने जाएंगे। मतलब हमें समझ में आ गया कि ठीक है, अगला जो मेरा पार्ट होगा वो ये होगा कि 3 डिफरेंट टाइप के इंपैक्ट अब हम लोग सीखने वाले हैं, जिनके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स और सारी चीजें आती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग अभी डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और हेड ऑन कॉलिजन की बात करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। यस, कोई बच्चा यस नो बोलता। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? यस सर। अब यहां पे आ जाइए, टाइप ऑफ द इंपैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिश किया जाए कि इसी को 3 टाइप में डिवाइड कर देता हूं। इसको 1 बोला, जिससे क्या होगा कि सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ आ जाएंगी। 1 बाय 1 समझते। पहला जो हम लोगों को देखने को मिलेगा उसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट। इस तरीके से इसलिए लिख दे रहा हूं कि आपके पास एक नोट्स अवेलेबल हो जाएगा और दोनों शब्द के बीच में कंपैरेटिव स्टडी आपके लिए आसान होगी। अगला होता है पार्शियली इलास्टिक इंपैक्ट, या कुछ लोग इसको सेमी इलास्टिक भी बोलते हैं। सेमी इलास्टिक, इसको आप सेमी प्लास्टिक भी बोल सकते हो। तीसरा है हमारा प्लास्टिक इंपैक्ट, और यहां पे एक स्पेशल चीज हम लोग लेके चलेंगे, मैसिव वॉल का। 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट है, परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट का पहले मैं यहां पे एक आपको डायग्राम बना देता हूं। परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट है तो इसमें कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ऑब्जर्व करके भी हम देखेंगे और हमें याद कर लेने से न्यूमेरिकल 1 मिनट के अंदर हम लोग कर पाएंगे। अगर ए मास m1 है, इसका मास m2 है, ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से और ये मूव कर रहा है u2 से। इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 तो टक्कर होगा। टक्कर के बाद दोनों क्या किए, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी v1 और v2 से मूव करने लगे। v1 छोटा हो जाएगा v2 से, ठीक है। अब परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट का सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि इसके लिए E की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, E की वैल्यू 1 जैसे ही मिला, मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन मिले। मतलब परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट वैसा इंपैक्ट है जिसमें E की वैल्यू आपके पास मिल गई 1। E क्या होता है, E इज द रेशियो ऑफ, यहां पे हमने किया था v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अगर इसकी वैल्यूज आप 1 पुट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू u1 माइनस u2। ये आपकी वैल्यूज।
तो एक रिलेशन आपको ई से मिल गया कि ई की वैल्यू 1 होगी, अगर परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट होगा तो ई 1 होगा और हमें मिलेगा V2 माइनस V1 जो है U1 माइनस U2 के बराबर हो गया। अब यहां पे समझिए, यहीं से आप चाहें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की भी चर्चा कर पाएंगे। कैसे, समझिएगा। यहां पे अगर मैं बोलूं, ठीक है, E इज इक्वल टू 1 मिल गया, दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इस केस में मोमेंटम आपका कंजर्व्ड रहता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व का मतलब P इनिशियल जो होगा वो P फाइनल के बराबर होगा। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। P इनिशियल से मेरा क्या मतलब है? P इनिशियल से मतलब है इस सिस्टम का M1 और M2 दोनों का, अगर मैं बात करूं कि मोमेंटम क्या होगा कोलिजन से पहले, तो ये होगा M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू, अब अगर मैं बोलूं कि इंपैक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2। मतलब आपके पास हो गया कि इसमें जब हम बात कर रहे होते हैं परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट की, तो इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, और एक मैथमेटिकल रिलेशन आपके पास आ गया M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तीसरी बात, एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी भी कंजर्व्ड रहता है। मतलब अगर मैं बात करूंगा तो बोलूंगा एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी इज कंजर्व्ड का मतलब है कि हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। अब एनर्जी की जगह पे आप ये भी लिख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। क्यों ऐसा बोला, सुनिएगा। अब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहे हैं तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो आएगा। तो हमारा जो चर्चा है वो किसका है, टोटल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट से पहले जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट के बाद के बराबर होगी। तो यहां से हमने बोला काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। अब यहां से इसको थोड़ा मैं ऊपर लेता हूं, देखिए, ठीक है। अब सेम वे में हम लोग आते हैं वन बाय वन, यहां तक आप लोग करते जाइए। यहां देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन का अगर मैं वैल्यूज लिखना चाहूं तो आप ही बता दीजिए क्या वैल्यूज होगा। हाफ M1 U1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 का स्क्वायर। मतलब हमें समझा कि अगर मैं यहां पे बात करूं एनर्जी कंजर्वेशन की, तो एनर्जी जो मेरी होती है वो कंजर्व्ड होती है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन के बाद होगा। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला मैं यूज कर लूंगा। अब यहां पे आपसे अगर चौथी बात पूछे E इज इक्वल टू 1 के केस में डेल्टा के ई क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि के फाइनल माइनस के इनिशियल की बात करेंगे वो 0 होगा, तभी आप बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो डेल्टा के ई पूछे या लॉस पूछे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी आपका 0 हुआ, क्योंकि जितना इनिशियल में था उतना ही फाइनल में था, तो मेरा कोई लॉस एनर्जी का नहीं हुआ, एनर्जी हमारी कंजर्व रह गई। ठीक है। अब यहां पे एक पार्ट जो पूछा जाता है वो समझिएगा। अगर मैं पहले मेरे पास आ चुका है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, यहां से V2 की वैल्यू निकाल करके अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो हम लोगों को इजिली V1 मिल जाएगा।
ठीक है। और इस V1 की वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यूज आती है यहां पे, देखिएगा ये वैल्यू जो आएगी सॉल्व करने के दौरान, डायरेक्टली मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको, V1 की वैल्यूज आती है, V1 डायरेक्शन दे दिया, विल बी इक्वल टू M1 माइनस M2 इनटू U1 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मतलब इंपैक्ट के बाद अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है M1 माइनस M2 इंटू U1 और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। आपके पास M1 M2 और U1 U2 मालूम होगा, इंपैक्ट से पहले उनके दोनों के मास और दोनों की वेलोसिटी आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कीजिए और इंपैक्ट के बाद, कोलिजन के बाद आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट की और ये आपको मिल जा रही है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की। V2 यहां पे लिख दे रहा हूं, V2 की वैल्यूज होती है M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 इंटू U2 एरो मार्क कर दिया, होल डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। ये डायरेक्शन आपको प्रॉपर लेना है कि उनका डायरेक्शन क्या है। तो यहां से मेरे पास आ गया कि इंपैक्ट के बाद अगर किसी न्यूमेरिकल में पूछा कि डायरेक्ट मुझे V1 V2 बता दें तो कैसा होगा, हम लोग देखेंगे। इसके ऊपर अभी नीट बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। कई बार पूछ दिया है कि व्हाट इज द रेशियोज ऑफ V1 अपॉन V2, कई बार पूछ दिया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड। मतलब इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमें टोटल 5 बातें अभी समझ में आई। पहली बात हमें क्या समझ में आई थी कि मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड होगा, E की वैल्यू 1 हुई, मतलब V2 माइनस V1 U1 माइनस U2 के बराबर हुआ। एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, मतलब हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे तो 0 होगा, लॉस पूछे तो 0 होगा क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है। अगर V1 की वैल्यू इंपैक्ट के बाद पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लूंगा M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। यहां से डायरेक्ट मेरे पास V1 और V2 की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये हमारा हुआ पहला टाइप जिसका नाम हमने दिया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 परेशान मत होइएगा, इसको फिर से मैं नीचे कर रहा हूं। इस तरीके से करने से क्या होगा कि आपके पास कंप्लीट पूरा का पूरा एक सिस्टम हो जाएगा और सबके बीच में क्या डिफरेंस है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। दूसरा पार्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट का है। परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट में अगर मैं बात करूं तो डायग्राम अगेन मैं बना देता हूं। पहला स्टेप हमारा होगा कि हम डायग्राम से चीजों को समझ लेंगे। परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट में अगेन इसका मास रहा m1, ये मूव कर रहा था u1 स्पीड से, इसका मास था m2, ये मूव कर रहा था u2 से। इंपैक्ट के बाद इसका मास m1, ये मूव कर गया v1 से, और इसका मास m2, ये मूव कर गया v2 से। अब थोड़ा सा समझिएगा। पहला बात अगर मैं बोलूं तो E की वैल्यूज क्या होती है। इसके लिए E की वैल्यू जो होती है वो लाइज करती है 0 एंड 1 के बीच में। क्वेश्चन में ये बात याद रखिएगा कि कभी भी आपको टाइप ऑफ द इंपैक्ट जनरली नहीं देता है। मतलब आपको E की वैल्यूज से पहचानना है कि किस टाइप का ये इंपैक्ट है, किस टाइप का ये कोलिजन है। अगर E 1 दिया
तो आप बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट है। अगर E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ दे रखी है 0.8, 0.7, 0.6 कुछ भी, तो आप समझ जाएंगे पार्शियली इलास्टिक या सेमी इलास्टिक इंपैक्ट है। अगर E की वैल्यू 0 दे दिया तो आपको समझ में आ जाएगा ये इंपैक्ट हमारा प्लास्टिक इंपैक्ट है। तो ध्यान दीजिए, इस बार E की वैल्यूज हमारी क्या आ गई, 0 से 1 के बीच में। तो फॉर्मूला अगर E का मैं लगाऊंगा तो एक तो फॉर्मूला मिल गया V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब इसको 1 नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि ये 1 से छोटा होगा, तो ये फॉर्मूला मेरे पास एक वैलिड फॉर्मूला रहेगा। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बोला था, इसमें जो हमारी चर्चा हुई थी मोमेंटम के बारे में। इसमें भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मतलब मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। आप लोग इन सारी चीजों को अपनी कॉपी पे अच्छे से लिखिएगा। मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड मतलब P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। अब आप खुद बताइए इंपैक्ट से पहले इनका मोमेंटम क्या है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब यहां से मुझे मिल गया कि यहां पे मेरा मोमेंटम जो है कंजर्व्ड रहने वाला है, और ये एक फॉर्मूला मेरे पास मिल गई किसके लिए, सेमी इलास्टिक और मैं बोलूं पार्शियली इलास्टिक इंपैक्ट के लिए। अगली बात अगर बात करें, तीसरा काइनेटिक एनर्जी का। यहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहता है, मतलब मैं यहां पे बोल पाऊंगा कि एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व्ड। एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी, मतलब पहले की काइनेटिक एनर्जी बाद के काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगी। जब एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो ऑटोमेटिक बात आपको समझ में आएगी कि हमको लॉस इन काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे ही मैंने बोला कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इसका मतलब हुआ कि यहां पे हमें समझ में आया कि लॉस जो है वो अपीयर हो जाएगा एनर्जी में। अब यहां पे देखिएगा, मतलब यहां दिखेगा मुझे लॉस इन एनर्जी, और मैं सिंपली बोल सकता हूं केवल काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, इसको मैं बोल सकता हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। याद कीजिएगा, आपको दो बातें बताई थी, एक बताया था चेंज और एक बताया था लॉस। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, जबकि लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो ये हो गया काइनेटिक इनिशियल माइनस काइनेटिक फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास सिस्टम की कितनी थी, उसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। ये आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसमें से आपने घटा दिया किसको, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। अगेन आप क्या करेंगे, स्टेप 1 जो आपका था जहां पे E की वैल्यूज आपने लिखी थी, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, वहां से V1 की वैल्यूज निकाल के अगर इस इक्वेशन में पुट करके आप निकालेंगे तो आपको यहां पे भी V1 और V2 की वैल्यूज मिल जाती है। तो डायरेक्टली हम लोगों ने यहां पे देखा एनर्जी जो है कंजर्व्ड नहीं रहेगी, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब अगली पॉइंट हमारा है V1 की वैल्यूज कितनी होगी। देखिए यहां पे सॉल्व करने के बाद जो आपको V1 मिलेगा उसका फॉर्मूला आता है m1 माइनस em2। अब E की वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए आपको ये वैल्यूज देखने को मिलेंगी। यहां पे क्या दिखा, क्या था हमारा, V1 विल बी इक्वल टू m1
माइनस ई m2 इनटू u1, आपके पास m1 u1 मालूम है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये फॉर्मूले आपको इसलिए डिराइव करके दे रहा हूं कि डायरेक्टली नीट में आप डेरिवेशन करते नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो v1 की वैल्यूज मेरे पास आ गई, m1 माइनस ई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस e प्लस 1 इंटू m2 इंटू u2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आपका है v1, पहले वाले का इंपैक्ट के बाद कितनी आएगी वेलोसिटी। दूसरी वेलोसिटी की अगर मैं चर्चा करूं, यहां पे दूसरा मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा v2 की वैल्यू, यहां लिख रहा हूं v2 विल बी इक्वल टू, ये होता है m2 माइनस ई m1 इंटू u2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस e प्लस 1 m1 u1 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरी जो v1 और v2 की वैल्यूज है वो इंपैक्ट के बाद कितनी आएगी। अब यहां पे एक आपको ट्रिक मैं दे रहा हूं, जैसे लॉस हमने निकाला था ऊपर में कि लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी के इनिशियल माइनस के फाइनल, और के इनिशियल हमारा क्या था, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। उसको अगर सॉल्व करके आप डायरेक्टली लिखना चाहें तो ये एक स्टार मार्क करके आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, जिससे कि आपका एक स्टेप में डेल्टा के की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ये होता है हाफ ब्रैकेट में m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इनटू, इसी में मल्टीप्लाई करके आगे लिख रहा हूं u रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर u रिलेटिव क्या है, तो u रिलेटिव है u1 माइनस u2। यहीं पे आप दूसरे मार्कर से चाहो तो बोल सकते हो इस u रिलेटिव की जो वैल्यूज है, यहां पे लिख देता हूं, u रिलेटिव इज नथिंग बट u1 माइनस u2। ये याद करो u1 माइनस u2 क्या था, हमने बोला था E डिफाइंड किया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो U रिलेटिव जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, जो u1 माइनस u2 होगा। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेकेंड वाले टाइप के लिए दे, सेमी इलास्टिक के लिए दे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दे दिया, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इससे क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली आप देख पाएंगे बहुत आसानी से, अगर ई की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूं तो यहां पे डेल्टा के मुझे मिल जाएगा। ई की वैल्यू जो भी मेरी दी हुई है 0 और 1 के बीच में, अगर ये वैल्यूज दे दूं तो वो मुझे सेकेंड वाले केस के लिए मिल जाएगा। अगर ई की वैल्यूज मैं 1 पुट कर दूं केस 1 के लिए तो 1 माइनस 1 0 होगा, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 हो गई। और इसमें हमने बोला था कि हमारा जो लॉस होता है वो 0 होता है फर्स्ट टाइप के लिए। तो आप देख पाएंगे कि इसको वेरीफाई भी कर पाएंगे कि डेल्टा के जो है डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आपको एक खूबसूरत सा फॉर्मूला मिल गया है, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहां लिख दिया हूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर इंटू 1 माइनस। ये बेसिकली फॉर्मूला क्या है, हाफ, ये पूरा टर्म रिप्लेस हुआ m से और ये रिप्लेस हो गया v से, v का स्क्वायर से, तो हाफ mv स्क्वायर ही तो आपका
काइनेटिक एनर्जी होता है, तो डायरेक्ट आपके पास डेल्टा के ई का फॉर्मूला मिल गया। अब आते हैं टाइप 3 के ऊपर, जिसका नाम है प्लास्टिक इंपैक्ट। समझिएगा, प्लास्टिक इंपैक्ट। अब देखिए, प्लास्टिक इंपैक्ट थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। क्या कहानी बदलेगी, इसके बदलाव को भी अच्छे से समझते हैं। ऐसा है कि इसका मास है m1 और ये मूव कर रहा है u1 स्पीड से। इसका मास है m2, ये मूव कर रहा है u2 से। जब प्लास्टिक इंपैक्ट होता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। मतलब ये आपका m1 और m2 दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी v। अब एक चीज समझना, यहां पे एक कंफ्यूजन होती है कि बच्चे समझते हैं कि क्या m1 m2 के साथ चिपक जाएगा, m1 m2 के साथ कंबाइंड होगा। तो इफेक्ट को समझना क्या होता है। m1 जा रहा है u1 से, m2 जा रहा है u2 से, u1 बड़ा हुआ u2 से, तो m1 ने m2 को टक्कर दिया। लेकिन टक्कर के बाद चूंकि ये इस तरीके के मटेरियल के साथ बने हुए हैं कि इनका E की वैल्यूज कितनी आएगी, 0। सो दैट क्या हुआ, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये दोनों इंपैक्ट के बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे। जब ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगे, मतलब सेम वेलोसिटी से मूव करने लगे, तो बाहर वाले आदमी को क्या दिखेगा कि दे आर टुगेदर। दे आर टुगेदर का मतलब, अगर दो चीजें एक दूसरे के पास में हो और सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि दोनों चीजें एक साथ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती हैं। ये क्या हो जाता है कि ये दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करनी शुरू हो जाती हैं। अब कई बार कंबाइंड का केस जो दिखता है, सपोज कर लो एक बुलेट आपने इधर से फायर किया और यहाँ पे सैंड बैग है, बुलेट सैंड बैग के अंदर में घुस गया और सैंड बैग स्विंग करके आगे चला गया। मतलब सैंड बैग के अंदर में बुलेट है, तो ये पूरा कंबाइंड मास m1 प्लस m2 हमने लिया एंड दे आर मूविंग विद द स्विंग कर रहा है v से, तो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस प्लास्टिक इंपैक्ट की यही खासियत होती है कि इंपैक्ट के बाद ये सारे जो होते हैं दोनों, ये एक साथ मूव करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, और उनकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो कॉमन वेलोसिटी हो जाती है। तो जैसे बाकी का सारा पॉइंट्स हम लिख रहे हैं, पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसके लिए, ई इसके लिए होता है 0। जैसे ही ई 0 हुआ, मुझे ई की मैथमेटिकल वैल्यूज मालूम है, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अगर मैं 0 वैल्यूज यहां पुट कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास v2 माइनस v1, दैट इंप्लाइज v2 इज इक्वल टू v1। मतलब इंपैक्ट के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जिसको हम लोगों ने एक कॉमन वेलोसिटी v या नोटेशन में कॉमन वेलोसिटी vc मान लेते हैं। मतलब अब ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉल सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, ठीक है। प्लास्टिक इंपैक्ट हमें समझा। अब इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। अब दूसरी बात, मोमेंटम से रिगार्डिंग मैं पूछूंगा अपने आप से कि क्या इसमें मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं, तो आंसर होगा मोमेंटम, सेम आंसर, मोमेंटम रिमेन्स, क्या होगा बेटा, रिमेन्स कंजर्व्ड। जैसे ही मैंने बोला कि मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, इट मींस P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 will be equal to m1v प्लस m2v, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अगर इस बात को मैं ऐसा लिखना चाहूं, m1 u1 प्लस m2 u2, दिस विल बी इक्वल टू, v को कॉमन ले लूं तो हो जाएंगे m1 प्लस m2 इंटू कंबाइंड वेलोसिटी v। अब मुझे समझा कि यहां से v की वैल्यू बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहां से v की वैल्यूज आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे
कि कंबाइंड वेलोसिटी v मेरी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। जैसे इन दोनों के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी निकाला था, इसके लिए भी v इजिली निकल जाएगा। कैसे, देखिएगा। यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि पहला e हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड हो गया, मोमेंटम कंजर्व्ड रह गया, मतलब अब यहां से कॉमन वेलोसिटी भी हमारी निकल सकती है। इसको थोड़ा सा ऊपर किया जाए, यस। अब देखिएगा, यहां पे अगर मैं v के बारे में चर्चा करूं तो v आप खुद से समझिए क्या आएगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो ये टेबल दे रहा हूं इससे आपके कोलिजन के डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आराम से इस पार्ट को समझते। v आया मेरा m1u1 प्लस m2u2 होल डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर आप इस चीज को देखें तो आप पाएंगे यहां पे कि ये यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता था। अगर v1 में e की वैल्यू 0 में करता तो क्या आता, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए ये फर्स्ट पार्ट वही है। सेकंड में e की वैल्यू 0 करता तो क्या आता, e 0 होने पे ये टर्म आ जाता बाबू m2u2 अपॉन m1 प्लस m2, m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब आपको समझ रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला हमारे पास है, डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं इंपैक्ट के बाद की वेलोसिटी कितनी होगी। अगर इसी फॉर्मूले में e की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूं तो देखिए क्या होगा, v1 की वैल्यूज क्या आई, m1 माइनस e की जगह 1 m2, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही हमारा v1 आया था। प्लस साइन के साथ आप करते तो e की वैल्यूज कितनी हो गई 1, तो 1 प्लस 1 2, इस फॉर्मूले में हमारे पास ये आया था 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो सिंपली इस फॉर्मूले में e 0 पुट कर दो तो आपको प्लास्टिक इंपैक्ट मिल जाए, E1 पुट कर दो तो आपको मिल जाए परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट। इंपैक्ट के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां से वेलोसिटी मुझे मिल गई। अब बात आती है एनर्जी कंजर्वेशन की, कि एनर्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी या नहीं। तो एनर्जी के बारे में ध्यान दीजिएगा, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एनर्जी जो होगा नॉट रिमेन्स कंजर्व। अगर मैं बोल रहा हूं कि एनर्जी कंजर्व नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे लॉस इन एनर्जी मिलेगा, और लॉस इन एनर्जी का मतलब हुआ कि मुझे के इनिशियल माइनस के फाइनल करना पड़ेगा। अब के इनिशियल क्या होगा, यहां पे आप देख लीजिए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। इसमें से फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास क्या हो गया है, कंबाइंड हो गया है m1 प्लस m2, और वेलोसिटी कॉमन हो गई है v का स्क्वायर। तो यहां से मुझे समझ में आया कि ये मुझे लॉस इन द एनर्जी डायरेक्टली मिल गया है। ठीक है, तो यहां से मिल गया मेरा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। ये मेरी हो गई क्या चीज, डायरेक्टली अगर मैं चर्चा करूं तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज नहीं लॉस हुआ, लॉस इनिशियल माइनस फाइनल होता है। अब अगर मैं बोलूं कि जैसा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहां मैंने लिखा था, इस तरीके से अगर इस लॉस को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, तो आंसर है यस। कैसे, समझिएगा, ये डेल्टा, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा कितना आया हाफ। अब यहां पे समझिए, ये हो गया m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, कैसे समझते हैं, यहां पे e की वैल्यू मैं क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा। 0 पुट करने पे मुझे वैल्यू मिलेगी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का स्क्वायर। और u रिलेटिव के बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, u रिलेटिव जो हमारा होगा वो क्या होगा, u1 माइनस
u2 होगा जिसका नाम होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस वेलोसिटी से उन्होंने अप्रोच किया था, वो u1 माइनस u2। तो यहां से भी मेरे पास डेल्टा के की वैल्यूज डायरेक्टली आ गई। अब हमने समझा कि प्लास्टिक इंपैक्ट के लिए E 0 हुआ, कॉमन वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई, मोमेंटम मेरा कंजर्व्ड रहा, एनर्जी कंजर्व नहीं रही, इसलिए एनर्जी में लॉस आया, और वो लॉस कितना आया ये हम लोग समझ चुके हैं। मतलब अभी तक हम लोगों ने इतनी चीजें तीनों इंपैक्ट के बारे में समझी कि परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट क्या होगा, परफेक्टली आप बोल सकते हो प्लास्टिक इंपैक्ट क्या होगा, और फिर पार्शियली इलास्टिक या सेमी इलास्टिक इंपैक्ट क्या होगा। अब एक लास्ट स्पेशल केस दिखता है हमें जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कुछ स्पेशल बातें हमें समझ में आती हैं, उसको भी यहीं पे हमने कर दिया है सो दैट कि सारे डेटा हमारे पास एक साथ अवेलेबल हो जाए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो डेटा है वो क्या है कि 3 टाइप के इंपैक्ट हमने देखे, बट कई बार मैसिव वॉल भी हमें दिख जाता है। इसको थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश किए, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, कोई बात नहीं। यहां पे देखिए हम लोग यहां से लिख लेंगे, हमें शायद यस। अब देखिए यहां चौथा जो है इसको हम लोग बोलेंगे स्पेशल। स्पेशल किस मामले में है थोड़ा सा समझिएगा। स्पेशल कॉलिजन, इसका नाम हमने दे दिया स्पेशल कॉलिजन। स्पेशल कॉलिजन क्या है समझेंगे थोड़ा सा बेस्ट एग्जांपल से। सपोज कर लो मैं ऐसा इंपैक्ट, जैसे यहां पे 3 डायग्राम हमने लिया, वैसे ही यहां पे डायग्राम दे रहा हूं। सपोज कर लो एक ऑब्जेक्ट को यहां से मैंने ड्रॉप किया, तो ये नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और ये ग्राउंड को यहां पे टच इसने किया किसी वेलोसिटी से, मान लो जिस वेलोसिटी से किया उसको हमने बोल दिया u1 वेलोसिटी से अर्थ को इसने टच किया। ठीक है, अगर h हाइट से गिराएंगे तो वेलोसिटी आप √2gh करके कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, u1 से इसने इसको टच किया। अब समझो इसका मास m1 था, इसकी वेलोसिटी इंपैक्ट से पहले u1 आई, जब ये टक्कर दिया तो टक्कर के बाद ऑब्जर्व करना बातें, ये मास अर्थ का m2 था जो कि मैसिव था, ये पहले भी रेस्ट में था और इंपैक्ट के बाद भी रेस्ट में रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉल टक्कर मारा तो अर्थ ही पीछे चला गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जब नीचे आ रहा है, जिस वक्त ये टक्कर मारा तो इंपैक्ट से पहले की इसकी वेलोसिटी m1 u1 हो गई यहां से। ठीक है, इंपैक्ट की बात कर रहे हैं, बट इसकी वेलोसिटी अर्थ की वेलोसिटी में इंपैक्ट से पहले और इंपैक्ट के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि मैं अगर सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा, मैसिव वॉल की बात की जाए, एक एग्जांपल ये हुआ। दूसरा एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हो कि यहां से आपका ये बॉल इधर, ये मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है और इसने एक वर्टिकल वॉल को टक्कर मारा, तो टक्कर के बाद ये वॉल मूव करने वाला नहीं है। मतलब पॉसिबिलिटीज है कि ये वाला जो है ये इस डायरेक्शन में आ जाए या इधर कहीं चला जाए, मतलब रिटर्न बैक आ जाए। तो इसका मास m2 है और इसकी इंपैक्ट से पहले की वेलोसिटी और इंपैक्ट के बाद की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अगर ऐसे केसेस आते हैं तो उसमें भी हम लोग चर्चा करते हैं कि मोमेंटम, एनर्जी और E इन सब की वैल्यूज क्या होगी। तो याद करो, सबसे पहले सब में चर्चा हम लोग E के बारे में कर रहे हैं। तो अगर E यहां पे लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, सुनिएगा। E का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस। अब मेरे इस केस में, स्पेशल केस में v2 की वैल्यू 0 है, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि v2 मेरा क्या हो गया, 0। अब यहां से u2 भी मेरा 0 है, तो v2 और u2 दोनों की वैल्यू यहां 0 लिख दे रहा हूं, ये इसीलिए मैंने इनको कट कर दिया। तो E आपका कितना आ गया, E इज इक्वल टू माइनस v1 अपॉन u1। यहां से आप लिख पाओगे v1 विल बी नथिंग बट माइनस E u1।
और ये एक बहुत अच्छा इक्वेशन आपके पास आ गया मैसिव वॉल के केस में। ये माइनस साइन बता रहा है कि आपकी जो डायरेक्शन है इंपैक्ट के बाद वो u1 के अपोजिट में होगी। मतलब अगर आप इधर u1 का डायरेक्शन है, सपोज मैं प्लस आई मानूं, तो इंपैक्ट के बाद माइनस आई मुझे v1 का डायरेक्शन मिलने वाला है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? e टाइम्स u1, मतलब e इंटू u1 आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड आफ्टर इंपैक्ट, जो उसकी वेलोसिटी होगी उसकी। तो मुझे समझा कि इस टाइप के कॉलिजन में जहां पे मैसिव वॉल किए जाएं, समझ में आ गई चीजें कि v1 की वैल्यू जो होगी माइनस e इंटू u1 होगी। माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा, मतलब चीजें अगर प्लस आई में जा रही हैं तो रिटर्न बैक होकर के माइनस आई में आ जाएंगी। या अगर वर्टिकल में बात करें तो ये मेरा डाउनवर्ड आ रहा था, इसको अगर माइनस जे लूंगा तो ये रिटर्न बैक जब होगा तो प्लस जे में रिटर्न बैक होगा, और दिस इज द v1। इंपैक्ट के बाद उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, जो कि इंपैक्ट के पहले उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड था। बात समझ में आई? तो यहां से हमें मिला पहला पॉइंट, e की वैल्यूज हमें क्या मिल गई वो समझ में आ गया, माइनस v1 बाई u1, और वेलोसिटी इंपैक्ट के बाद हमने कैलकुलेट कर लिया e टाइम्स u1 अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है और बात आगे समझिए। ठीक, और नेक्स्ट कुछ अच्छी बातें और इसमें समझते हैं। अब हमें ये बातें समझ में आ गई कि इंपैक्ट के बाद क्या होगा। इसमें मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व नहीं रहता है। मोमेंटम जो रहता है नॉट रिमेन्स कंजर्व। मोमेंटम इसमें कंजर्व नहीं रहेगा। अगली बात, एनर्जी भी इसमें कंजर्व नहीं रहेगी। एनर्जी नॉट रिमेन्स कंजर्व। एनर्जी भी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, इसका मतलब है कि मेरे पास लॉस इन एनर्जी मिलेगी। अब लॉस इन एनर्जी कितनी मिलेगी ध्यान दीजिएगा। इंपैक्ट से पहले की काइनेटिक एनर्जी, तो अर्थ में तो काइनेटिक एनर्जी है नहीं, ऑब्जेक्ट में है, तो हाफ m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस उसके बाद की तो हाफ m1 v1 का स्क्वायर। ये आपका मिल गया लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। ये आपका पोर्शन मिला कि लॉस कितना होगा ये पूछा तो आपने लॉस बता दिया। मतलब अच्छा पोर्शन क्या है इसमें समझने वाली बात कि E की वैल्यूज हमारी माइनस v1 बाई u1 हुई। इंपैक्ट के बाद की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया। मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, एनर्जी हमारा जो है ये भी क्या होगा, कंजर्व नहीं होगा। बट एक बात सुनिएगा, जैसे ये एग्जांपल आता है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि सर एनर्जी कंजर्वेशन तो हम लोग यूनिवर्सल बोलते हैं और मोमेंटम भी हमारा कंजर्वेशन। तो एक लाइन यहाँ पे रिमार्क लिखना चाहता हूं आपके लिए। एनर्जी और मोमेंटम जो हैं किसी सिस्टम के हमेशा कंजर्व रहते हैं। किसी सिस्टम के एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेंगे, बट किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के एनर्जी और मोमेंटम का वायलेशन देखने को मिल सकता है, जो इस एग्जाम्पल में है। मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन सिस्टम का, जो अर्थ और उस सिस्टम की बात आप करोगे, जो बॉल आपने किया है उस सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी और फिर आप बात करेंगे इसके मोमेंटम में कोई फर्क नहीं आया है। क्यों? क्योंकि फिर आप उसको देखेंगे, आप बोलते हैं कि जितने से आपने अगर ऑब्जेक्ट ने खींचा तो अर्थ ने भी उतना खींचा होगा। हम एक सिस्टम के तौर पे बात करते हैं, मतलब हमें समझ में आएगा अच्छे से कि यहाँ पे सिस्टम की एनर्जी और मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, बट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एनर्जी और मोमेंटम यहाँ पे क्या है, कंजर्व नहीं है इस पार्टिकुलर एग्जांपल में। तो बेसिकली आप जितने भी क्वेश्चंस करते हो, चार ही टाइप की चीजें आपको दिखती हैं। परफेक्टली इलास्टिक इंपैक्ट दिखता है, सेमी इलास्टिक इंपैक्ट दिखता है,
प्लास्टिक इंपैक्ट दिखता है और इसको हम लोग बोलते हैं मैसिव वॉल। मतलब एक ऐसा वॉल जो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा उसकी मास है, जिससे कि उसके वेलोसिटी रेस्ट में अगर आई हुई है मैसिव वॉल की, तो वहां पे किस तरीके से क्या कैलकुलेशन होगा, क्योंकि अर्थ को भी हम लोग मैसिव वॉल ही मान के चलेंगे। मतलब एक मास बहुत ज्यादा बड़ा हो ऑब्जेक्ट की तुलना में, तो वैसे टाइप के कोलिजन को कैसे किया जाए वो हमने टाइप 4 में आपको दिखाया। अब यहां पे अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कोलिजन क्या है, कोलिजन कितने टाइप के होंगे, कोलिजन कितने टाइप में, ई क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई के बदलने से कितने डिफरेंट टाइप्स के कोलिजन हम देखेंगे और उनमें एनर्जी का कंजर्वेशन क्या होगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होगा, इंपैक्ट के बाद वेलोसिटीज कितनी होगी और लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको जैसा बताता हूं, एक लास्ट पोर्शन है जिसके ऊपर पिछले 3-4 साल से नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी और रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी। पहले आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं इसको नीचे करता हूं, पहले अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। रुक जाइए, यस, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो जाए तो बता देना। ओके, अब इसको मैं नीचे कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां तक सेकंड पॉइंट हो चुका है। अब ये देखते जाइए, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। अब यहां से आप आ जाइए, लास्ट पोर्शन जो हमने सीखा था ये आपकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में, या यहां तक आपने लिखा है, ये ले लीजिए, ले लिया, आगे बढ़ते जाइए। हो गया, हो गया जी। चलो जी, ये पूरा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अब देखिए, मतलब आज 4 टाइप के इंपैक्ट हमने सीखे, चारों टाइप में क्या क्या चीजें रही, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। चलो अब आज का क्लास जो है यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और कल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि ट्रांसफर्ड काइनेटिक एनर्जी और रिटेन्ड काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और इसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितनी भी वेराइटीज अभी तक आई हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है।